हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव। आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने पिछले 15 प्रैक्टिस सेट सफलतापूर्वक कर चुके हैं। और जिस भी भाई ने अभी तक नहीं देखे, आप अगर आज पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी सबसे पहले वीडियो पहुँच सके। और आपने अगर पिछले 15 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप जाके वो देख लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ प्रैक्टिस सेट प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि इनके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, ताकि एग्जाम में हम कम टाइम में कैसे क्वेश्चन कर पाएँ, क्वेश्चन की हमारी अप्रोच क्या है करने की। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 1 दिसंबर 2021 में शिफ्ट नंबर फर्स्ट में जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 40 क्वेश्चन नहीं, आप एक तरीके के 40 टाइप हैं जो आपके कवर होते हैं। और एग्ज़ाम में क्या होता है, 70 से 75% या 70 से 80% जो है क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं। ठीक है, प्रीवियस वेस्ट होते हैं, तो आप वहाँ से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो आप कर लेंगे ईजिली। तो यहाँ हम सीखते हुए चल रहे हैं। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको ये वीडियो मिल रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप क्वेश्चन खोलें, वीडियो को रोकें और खुद सॉल्व करें। 30 सेकंड का अपने आपको टाइम दें, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उसके बाद सोल्यूशन देखें। ठीक है, और जब भी अगर आपका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हुआ है तब भी आप इसको देखें, क्योंकि कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन है तो उसको मैं इस वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ तो आएगा ही। आपने अगर नहीं पहले ही पढ़ रखा है तब भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसको अगर शॉर्ट भी बता रहा हूँ तो उसका वो भी बता रहा हूँ कि शॉर्ट वन क्यों हो रहा है। तो काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको मैं। तो बने रहिए हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह 434 किलोमीटर की दूरी 62 घंटे में और धारा के अनुप्रवाह 648 किलोमीटर की दूरी 72 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या है। तो ऊर्ध्व प्रवाह होता क्या है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब है कि अगर धारा इस साइड बह रही है, धारा की अगर इस साइड है तो नाव जो बह रही है वो इधर है। अब देखिए, बोट की स्पीड यहाँ हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर बोट की स्पीड अगर स्ट्रीम जो है धारा की स्पीड से अगर कम हुई, तो धारा की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो बोट इधर चल ही नहीं पाएगी कभी, तो वो कोई भी दूरी कवर ही नहीं करेगी। समझ रहे। तो पहली कंडीशन में हमें पता लगा कि बोट माइनस स्ट्रीम जो है, क्योंकि देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ओके, ठीक है, स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमसे कह रहा है 434 किलोमीटर दूरी कितनी कवर कर रहा है, 434 किलोमीटर कवर कर रहा है। और कितने टाइम कितना दे रहा है, 62 आवर, मतलब 62 घंटे। यहाँ से हमने निकाला कि बोट, बोट मतलब होता है नाव, और स्ट्रीम होता है धारा। छोटी छोटी बातें आपको मैं बताते चल रहा हूँ, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो 31, 2 से काटा 31 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो 31 सत्ते होता है 217। तो हमें पता लग गया बोट माइनस स्ट्रीम की जो आ गई वो कितनी आ गई, 7। भाई हमें दूसरी कंडीशन क्या दिया गया, वो हमें दे रहा है कि जब अनुप्रवाह चल रही है, मतलब धारा भी इसी साइड बह रही है और जो बोट है वो भी इधर ही जा रही है, नाव जो है वो भी इधर चल रही है, तो इनकी क्या होगी, स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो फिर बोट प्लस स्ट्रीम तो कितने 648 किलोमीटर कितने कवर कर रहा है, 72 घंटे में। तो इसे मैंने 8 से काटा, 8 × 72, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 9 × 81। तो ये हमारी कितनी आ गई, बोट प्लस स्ट्रीम की जो आ गई वो कितनी आ गई, 9। अब यहाँ से हमें निकालने किसकी, हमसे पूछ रहा है नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर नाव की जब भी दे तो आपको क्या करना है, इन दोनों की ऐड करके, नाव की अगर पूछे तो इन दोनों की ऐड करके अपॉन 2 कर देना है। तो 9 7 16, 16 में से 2 काटा कितना बचा, 8। और जब भी अगर धारा की पूछे तो इन दोनों में से अंतर निकाल के 9 में से 7 गया कितना बचा, 2। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1। तो हमारे यहाँ से धारा की चाल 1 आ गई, और वहीं नाव की जो चाल आई वो कितनी आ गई, 8। तो हमसे क्या पूछी, नाव की गति याद कीजिए, तो कितनी होगी, 8। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे दिया गया है 15,870 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले से बताइए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का तो ये मैं, अगर आप मेरी पहली क्लास से जुड़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि काफ़ी बार बता चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन में। एक फैक्टर की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टर का मतलब होता है 1 × 2, वैसे 3 फैक्टोरियल होता है 1 × 2 × 3। ऐसी 4 फैक्टोरियल वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 1 × 2 × 3 × 4। ऐसी 5 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1 × 2 × 3 × 4 × 5।
तो आप निकालेंगे, इसकी हो गई 1, इसकी हो गई 2, इसकी कितनी होगी 3 दूनी 6, इसकी कितनी हो गई 2 3 6 चौक 24, ऐसे यहाँ तक 24 पंजे 120। तो हमें पता लगा अनुगामी क्या होता है, टेलिंग जीरो क्या होता है। ऐसे मान लो कोई संख्या है 1 2 3 फिर 2 जीरो लगे, तो ये अनुगामी जीरो है कि उसके बाद क्या अंकों के बाद के जीरो कितने आए। तो यहाँ ये फैक्टोरियल इसीलिए दिया गया। अब देखिए पहली बार हमें जीरो पता कहाँ मिला, वो मिला है 5 फैक्टोरियल में। अभी क्यों मिला है पता, क्योंकि जीरो जब भी बनता है, जैसे 10 है तो 10 एक जीरो बना, क्यों बना, क्योंकि इसका जो मल्टीपल फैक्टर है वो क्या है, एक है 2, एक है 5। जीरो एक जीरो आपको तब मिलता है जब 2 गुणा 5 मिलते हैं, इसका एक तो 2 हो, एक 5 हो। अब देखिए यहाँ तक क्या है, 2 तो काफ़ी हैं, देखो यहाँ 2 की पावर 1 हो गई, वहीं देखो 3, 2 में यहाँ पे जो मिला है 2 की पावर 2, तो पता लग गया यहाँ 2 3 बार है लेकिन 5 एक ही बार है, तो हमें एक जीरो मिला। तो यहाँ से इतनी बात समझने वाली क्या है, वो ये है कि अगर हमसे पूछा जाता, हमसे पूछता कि फैक्टोरियल 7 में टेलिंग जीरो या अनुगामी जीरो कितने होंगे, तो हम इससे ना 5 से काटेंगे। 5 इसलिए काटेंगे, 2 तो बहुत बार हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से देखो 6 बढ़ेगा अगली बार, 6 फैक्टोरियल तो उसमें 6 में भी 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 7 में, फिर 6 7 में, क्योंकि 6 में है ना 2 और 3 में, तो एक और 2 बढ़ गया, लेकिन 5 एक बार भी नहीं बढ़ा। तो हमने इसे 5 से काटा, तो 5 कम 5, हमें पता लगा 2 शेष बचा है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ जब तक आनी चाहिए, ये जो संख्या आनी चाहिए 5 से छोटी आनी चाहिए, तो हमें पता लग गया जीरो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही देखो, क्योंकि यहाँ तक एक जीरो, अब देखो 10 में दोबारा 5 कब आएगा, जब यहाँ फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल बनेगा, तो 10 में भी मुझे एक 5 मिल जाएगा। तो वहीं हम क्या कर रहे हैं, अगर हमसे पूछा जाता फैक्टोरियल 11 में कितने जीरो आएंगे, ट्रेलिंग जीरो कितने आएंगे, तो हमें पता, तुमने 5 से काटा, 5 दूनी 10, तो हमें पता लगा 2 जीरो आएंगे। एक तो 5 यहाँ आ गया, एक जब 10 में आ जाएगा, क्योंकि 1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, तो हमें पता लगेगा यहाँ भी एक 2 आ गया, एक 5, तो यहाँ भी एक 5 मिल गया हमें, एक 5 यहाँ से मिल गया, तो हमें पता लगा यहाँ से 2 जीरो बने, जबकि 2 तो बहुत हो जाएंगे, 2 देखो यहाँ भी है, 8 में 2 की पावर 3 है, 4 में है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए हम हमेशा इसे 5 से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट। अब इतना समझ चुके होंगे, और अगर आप हमारी पहली क्लास से जुड़े हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए, तो इसमें डायरेक्ट करेंगे कितना, 15, 870 को मैंने 5 से काटा, 5 दियो 15, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 7 35, बचा कितना 2, 5 चौक 20। उसके बाद जब तक काटते रहेंगे जब तक ये संख्या जो आएगी 5 से कम ना आ जाए। 5 छक्का 30, बचा कितना 1 17 हो गया, तो 5 तियो 15, 2 बचा 24 हो गया, तो 5 चौक 20। और ऐसे काटना है कि ये संख्या अंदर ही रहे, बाहर ना निकल जाए, ठीक है। उसके बाद 5 से काटा मैंने, 5 एकम 5, बचा कितना 13 हो गया, 5 दूनी 10, 10 हो कितना गया 34, तो 5 छक्का 30। उसका जैसे फिर मैंने 5 से काटा, तो 5 दूनी 10, बचा कितना 2 26 हो गया, तो 5 25, फिर 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 5 25, 5 एकम 5, तो हमारे पास इतनी संख्या यही जोड़ते चले जाएंगे। तो हमने जोड़ा कितना हो गया, ये टोटल होंगे 2174, ये हो गया 634 और 26, अगर 6 उधर गया तो 640 हो गया, और 20 तो 660 और 100, तो ये हो गया 760। उसके बाद 25 और 5 तीस 31, तो 31 ये हम ऐड कर लेंगे, तो 4 1 5, 6 3 9 7 16, 6 यहाँ से लगी 1, तो 7 2 9 और 3, तो 3965 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन दिया गया हमें 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि 60% की वृद्धि होती है एक राशि पर, 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर 52,500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि की जो वृद्धि होती है 60%, इसका मतलब एक वर्ष में कितनी होगी, अगर 4 वर्षों में 60% हुई है, तो हमें पता लग गया एक वर्ष में इसकी जो दर है वो कितनी है 15%। अरे भाई, जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो PRT इंटू 100, PRT अपॉन 100। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं 15 रख रहा हूँ और फिर 4 साल कर रहा हूँ टाइम, तो 15 चौको 60%, यही तो हो जाता, और यही 60% इसी का निकालते हैं, तो ये तो वो हो गया इंटरेस्ट हो गया, तो यही कह रहा है 60% वृद्धि होती है। तो वैसे अगर 4 साल में अगर 60% हुआ है, तो एक साल में कितना होगा 15%, उसे मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब हमसे कह रहा है अगर दर 15% है, तो हमसे कह रहा है 2 वर्ष में समान ब्याज दर पर 52,500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 52,500 का मुझे निकालना है, दर हमारे पास कितनी है 15%, तो पहली साल का ब्याज कितना बनेगा, तो 52,500 का 15% निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 अपना 75, 5 यहाँ से लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, बचे 3, 15 अपना 75 और 3 78,
तो हमें पता लग गया पहले जो ब्याज आएगा पहली साल का वो कितना आएगा 7875। उसके बाद दूसरी साल भी 7875 ही आएगा क्योंकि इस पर आएगा पहले। लेकिन दूसरी साल का क्या होगा, 7875 पे भी हमें 15% और ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो वो हम निकालें कितना मिलेगा, 7875 पर हमें कितना 15%। तो 100 5 से काटा, 5 दूनी 5 3 15, 5 दूनी 10, जीरो बना रहना चाहिए। इसे और काट लें हम, 5 चौक 20, तो 5 से कम 5 बचा कितना 2, 28 हो गया। तो 55 25 बचा कितना 3 37 हो गया। तो 5 तो 35 बचा कितना 2, 55 25। तो ऊपर कितना अब कितना हो गया, तो हमने देखा अगर मैं इसके 3 से गुणा करते हैं, तिप से 15 5 हासिल लगी 1, 3 7 21 और 1 22 की 2 बचा कितना 2, 3 5 15 और 2 17 बचा कितना 1, 3 एकम 3 1 4, तो 4725/4। तो यहाँ से क्या आएगा 4 एकम 4 बचा कितना, कुछ नहीं बचा, 4 एकम 4 बचा 3 32 हो गया, 4 8 32, 4 एकम 4 बचा कितना 1 दशमलव लगा 20 हो गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो हमारे पास कितना आ गया 1181 और ब्याज आ गया। ठीक है, जो इसमें ऐड हो जाएगा दूसरी साल का, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिला हमें। टोटल कितना हो गया, तो टोटल अमाउंट बना हमारा, ऐड कर लेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वो आपका हो गया कितना 7875 दूनी कितना हो गया, देखो 78 दूनी 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो ये हो गया आपका 16,000, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से गुणा कर लीजिए आप। 2 पंचे 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 से 14 15 हासिल लगी 1, 2 अट्ठे 16 17 बचा 1, 2 से 14 15, तो ये आपका 15,750 हो गया। उसमें हमने ऐड क्या कर दिया 1181.25, तो ये आपका कितना हो गया 1, 8 5 13 3 हासिल लगी 1, 8 1 9, 5 1 6, तो आपका आंसर आ गया 16,931.25। ये आपका आंसर हो गया। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे ना डिवाइड है, यहाँ पे जो है ये डिवाइड है। ओके, तो हम सॉल्व आउट करेंगे। तो हमारा लिखा क्या 90 प्लस का 65 प्लस 40 भाग 8। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 5 से काटूँ, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 55 में से कितना हो गया माइनस का 23, तो 55 में से 5 में से 3 गया 2 बचा, और 5 में 2 गया 3, तो ये 32 हो गया। इसे मैंने काटा कितने से 8 5 40, तो ये कितना हो गया 32 और 5 कितना हो गया 37, तो 90 प्लस ये 65 हो गया और प्लस का कितना आ गया 37। तो ऐड कर लेंगे 7 5 12 की 2 हासिल लगी 1, तो 9 1 10, 10 6 16 और 3 19, तो आपका आंसर कितना आ गया 192। ये आपका आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था। क्या कह रहा है हमसे, हमें दिया गया है 645 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:22 है। मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। तो हमें दूध और पानी का अनुपात दिया कितना गया, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया गया, हमें दिया गया 21:22। ओके, उसके बाद हमसे कह रहा है कितना दूध मिलाएं कि अनुपात 3:2 हो जाए। अब यहाँ से बस एक बात समझने वाली है, क्या है 21 और 22 हो कितना गया 43, 43 वैल्यू हमें दी कितनी की 645 लीटर। तो यहाँ से एक की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 43 से कम 43। अब देखिए 5 आ रहा है पीछे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं 5 का गुणा हो रहा है, तो ये होगा 15। क्रॉस चेक भी कर लेंगे हम, 15 तो 45 के 5 बचा कितना 4, 15 चौको 60 और 4 64। ठीक है, तो हमें पता लगा एक की वैल्यू कितनी है 15। अब यहाँ से देखिए कितना दूध मिलाया जाए। देखिए इसमें सिर्फ दूध मिलाया जा रहा है, पानी तो नहीं मिलाया जा रहा। जब पानी नहीं मिलाया जा रहा तो अगर पानी यहाँ 22 यूनिट है तो यहाँ 2 कैसे है, तो मैं इसको सेम कर लूँगा क्योंकि पानी तो सेम ही रहेगा ना। हमारा जो बढ़ेगा वो दूध बढ़ेगा, पानी जितना पहले था उतना पानी बाद में है। जैसे कोई मिश्रण है 10 लीटर का मिश्रण है सपोज दैट, उसमें 3 लीटर पानी है और 7 लीटर दूध है। अब उसमें तुम दूध और बढ़ा लो 5 लीटर, पानी तो 3 लीटर ही रहेगा ना, पानी तो नहीं बढ़ेगा ना, पानी तो उतना ही है। तो हमने वो सेम कर लिया, पानी अगर सेम है तो यहाँ भी हम 22 है तो यहाँ भी हमने 22 कर लिया, तो इसके लिए मैंने 11 गुणा किया। तो नया अनुपात जो कितना आ गया 11 3 33 और 11 दूनी 22। अब देखिए पानी पहले भी यहाँ था इतना भी यहाँ है, लेकिन दूध बढ़ा, दूध कितना बढ़ा, दूध बढ़ा 21 से कितना बढ़ा गया 33, इसका मतलब 12 यूनिट बढ़ा है दूध। तो भाई हमसे पूछा है दूध कितना दूध बढ़ा है, अगर एक की वैल्यू 15 लीटर है तो 12 की कितनी हो गई 12 गुणा 15, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 का 15 और 3 18, तो ये 180 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा
तो फिर आप दूसरा ऑप्शन, वैसे करना तो आपको ऐसे चाहिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है समझने लायक, मतलब जो समझ ना आए। बट अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे फिर देखिए क्या है। हमें दिया गया है कि मिल्क और वाटर जो है उसका रेशियो कितना दिया है, 2122। तो इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ, 21x 22x। हमसे कह रहा है तो मिल्क कितना हो गया 21x, वाटर कितना हो गया 22x। तो हमसे पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कितना मिलाएं मिल्क, या इसको एक्स नहीं, इसको यूनिट में रखिए, 2122 के अनुपात में है, ठीक है। हमसे कह रहा है कितना दूध मिलाएं, तो दूध हमने कितना मिलाया, एक्स मिला लिया क्योंकि ऊपर वाला दूध है। तब कह रहा है कि दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध का अनुपात 3:2 हो जाए, तो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना हो जाए 3:2, ठीक है। ये बात हमसे कह रहा है, ऊपर दूध हो गया नीचे पानी हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हम लगा देंगे इसमें मेथड। तो 2 से काटा कितना हो गया 42 प्लस का 2x, 3 से हो गया 22×3 = 66। ओके, तो 42 उधर गया तो 2x कितना हो गया, तो वो कितना आ गया आपका 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, 24। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 12। ओके, 12 आ गई, एक्स की 12 आ गई। जहाँ स्टार्टिंग जो 2122 थे, तो ये कितने थे 43। 43 एक्स की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग जो दी गई थी वो कितनी दी गई थी 645। तो 43 यहाँ से हमने 43 एक्स की 43 से हमने काट लिया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई थी, जो स्टार्टिंग थी वो हमारे पास आ गई थी कितनी 15। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, वो कितनी आ गई थी 15। ओके, तो 12x कितनी हो गई, तो वो 15 × 12 हो गया आप सबको 180। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 57 है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, देखो अर्धगोला होता है ये, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ओके देखिए, अगर अर्धगोला है उसका लेटर सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, सी से पूछ रहा है, तो वो होता है 2πr²। क्योंकि गोले का होता है 4πr², तो उसका आधा हो जाता है 2πr²। वहीं क्या होता है, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा तो इसमें πr² ये वाला ऊपर वाला और ऐड हो जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 3πr²। तो हमसे ये 3πr² ही पूछ रहा है, तो हम निकाल लेंगे। तो हमें दिया गया कितना 3πr², तो 3 पाई वैल्यू हमें कितनी दी गई 3.14 स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, तो 57 का स्क्वायर, 57 स्क्वायर होता कैसे, स्क्वायर निकालना तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो देखिए 57 स्क्वायर होता क्या, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 7×7 = 49 हो गया, बचा कितना 4। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका इसमें गुणा करूँगा, 7×5 = 35, और 35 उसका 2 गुना करूँगा, तो 35×2 = 70, और ये 4 जोड़ दिया कितना हुआ 74, बचा कितना 7। अब की बार मैं इसका स्क्वायर करूँगा सिर्फ 25 और इसमें 7 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 25 और 7 कितना हो गया 32। तो ये आपका हो गया, तो 57 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आ गया 3249। तो हमें मिल गया यहाँ से 3 × 3.14 × 3249। ओके, उसके बाद मैंने सॉल्व आउट किया, तो मैंने 3 का इसमें गुणा किया, तो क्या हो गया 3×9 = 27 की 7, बचा कितना 2, 3 × 4 = 12 और 2 = 14, बचा कितना 1, 3×6 = 1 7, 3 × 3 = 9। ओके, उसके बाद हमारे पास अभी क्या है 3.14 का गुणा, तो इसको मैं गुणा किया, तो पहले मैं 3 का कर ले रहा हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो इसको अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 + 0.14, तो ऐड करेंगे तो 3.14 ही आ जाएगा। तो पहले मैं 3 का गुणा इसलिए मैं इसमें पहले कर लेते, उसके बाद 14 का बाद में करेंगे। तो 3 × 7 = 21, बचा कितना 2, उसके बाद क्या आ गया 3 × 4 = 12 और 2 = 14, बचा 1, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, बचा कितना 2, 3 × 27 और 2 = 29, तो ये आ गया 29,241। अब हमें क्या है इसमें प्लस कितना करना है हमें 14 का गुणा करके, तो 14 × 7 = 98 की 8, बचा कितना 9, 14 × 4 = 56, 56 और 9, 14 × 4 = 56 और 9 कितने हो गया 56 और 4 = 65, 65 हो गया, तो 5, बचा कितना 6, 4 × 7 = 98 और 6 होता है 104, तो बचा 4, हासिल कितनी आ गई 10, 14 × 9 = 126 और 10 कितना हो गया 136।
तो आपके पास कितना आ गया 136। दशमलव आएगा 2 अंक बाद, तो हमें ऐड कितना करना है इसमें 13 से 64 और ऐड करनी है। तो 4 1 5, 4 और 6 10 की जीरो हासिल लगी 1, 3 3 6, 9 1 10 की जीरो हासिल लगी 1। तो ये हो गया आपका कितना 30,650.58। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है 13 वर्षों के लिए 33% वार्षिक दर से 22,450 पर साधारण ब्याज पर मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन मतलब अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ मूलधन हमें कितना दिया गया, वो दिया गया 22,450। हमें ये निकालना है 22,450 पे 22,450 पे 33% की दर से 13 वर्षों में इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो हम सॉल्व आउट कर लेंगे। 0 से 0 काटा मैंने, 5 से काटा, 5 चौक 20, उसके बाद कितना बचा 24 हो गया, तो 5 चौक 20, 5 में 45, ये हो गया 5 दूनी 10। अब 13 को अगर मैं 9 से गुणा किया, 13 नम्मा कितना होता है 170 है, बचा कितना 11, 11। तो 13 चौक 52, 52 और 11 कितना हो गया 53 और 63, तो बचा कितना 6। 13 चौक 52 और 6 हो गया 58। तो ये आपका हो गया इतना। उसके बाद अब कितना आ गया 33। तो 33 को मैं 3 इंटू 11 में तोड़ लूँ, कोई दिक्कत ना। तो 7 से पहले मैंने 11 से किया, तो 11 से 70 बचा कितना 7, 11 3 33 और 7 कितना हो गया 40, बचा कितना 4, 11 8 88 और 4 92, बचा कितना 9, 11 पंजे 55 और 9 55 और 9 हो गया 64। उसका इसको मैं 3 से गुणा और कर दे रहा हूँ, अपॉन में अभी 2 है, ये वाला 2 बच रहा है, ठीक है। तो ये 2, तो मैंने ये किया तो कितना हो गया 3 3 7 तो 21 की 1, बचा कितना 2, तो 0 बार जाएगा नहीं, तो 2 आ गया। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 छक 18 1 19, 19/2। तो इसको मैंने काटा तो 2 में 18, बचा कितना 1, 2 छिंग 12, बचा कितना 6 आ गया, 2 3 6, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10। ओके, तो ये आपका इतना आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि टोटल कितना हो गया। तो देखो इंटरेस्ट इतना आ गया और प्लस प्रिंसिपल इतना है, ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, देखिए तो आपका आ गया यहाँ से। अगर मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए मैंने दोनों ऐड कर दिए तो क्या हो गया 0.5। यहाँ से देखिए 0 से 0, 5 1 6, 4 3 7, 6 2 8, 9 2 11। तो आपका आंसर हो गया 1,18,760, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, एक ट्रेन अमृतसर से कांगड़ा तक 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 98 किलोमीटर प्रति आवर की गति से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 194 घंटे का समय लगता है तो अमृतसर और कांगड़ा के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, देखो एक ट्रेन है अमृतसर से जाती है कांगड़ा, हमसे कह रहा है जाते टाइम तो ये 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही और लौट रही है तो कितने 98, और टोटल इसे टाइम कितना लग रहा है, वो लग रहा है 194 घंटे। तो इसका फॉर्मूला है क्या, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम, टोटल टाइम जितना लगेगा। अब देखिए कितना आया, S1 है कितना, S1 है 96 इंटू 98 और S ये दोनों ऐड करेंगे, ये हो गया कितना 8 से 14 4 हासिल लगी 1 9 18 1 19, 194। टोटल टाइम कितना लग रहा है, वो मिल रहा है कितना 194 घंटे। तो 194 से 194 कट गए। अगर 96 को मैं 100 - 4 में तोड़ लूँ, कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तब क्या आया हमारा, तो ये 98 से सीधा आ गया 9800 और माइनस का 4, तो 4 क्या गुणा इसमें किया, 4 8 32 की 2, बचा कितना 3, 4 निम 36 और 3 39। तो 392 हमने इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो इधर हम लिख ले रहे हैं। तो 10 में से 2 गया 8 बचा और 9 में से 9 गया 0, उसका ध्यान कितना बचा 7, 7 में से 3 गया 4, तो आपका आ गया 9408। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है कि ये कैसा है, तो देखिए क्या है कि यही क्वेश्चन अगर हम लेके चल रहे हैं, हमसे क्या कह रहा है, देखो
डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑन टाइम। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या, अगर टाइम अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो हो गया, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, और वहीं अगर मैं टाइम यहीं रखूँ, स्पीड अगर नीचे ले आऊँ तो क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब देखिए हमें टाइम ही टोटल टाइम निकालना है, तो पहली कंडीशन हमसे कह रहा है कि अगर वो एक्स दूरी जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। वहीं कह रहा है एक्स किलोमीटर ही वापस आ रहा है तो कितने में आ रहा है, 98 किलोमीटर घंटा से, और टोटल टाइम इसे कितना लग रहा है, वो लग रहा है 194 घंटे। अब ये भी तो टाइम ही निकल के आया यहाँ से, अगर डिस्टेंस इतनी जा रहा है, स्पीड है उसकी क्या है, वो है कितनी, चाल है कितनी है, 96 किलोमीटर, तो टाइम ही निकल आया कितना टाइम आया। और वहीं यहाँ पे भी सेम है, डिस्टेंस इतनी है और इस चाल से जा रहा है तो ये भी टाइम निकलेगा, और दोनों टाइम ऐड हो गए, कितना है टोटल टाइम जो बना वो कितना 194 बना है। यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या है, एक्स अगर हमने कॉमन ले लिया यहाँ से तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आ गया हमारा कितना, 98 गुणा 96। जब एलसीएम दोनों आ गया तो क्या है, यहाँ 96 है तो यहाँ क्या 98 ऐसे चला जाएगा, इंची हो जाता है तो क्या हो गया 98 प्लस के 96 इंटू में क्या है 194। यहाँ से हम एक्स अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो 98 गुणा 96 अपॉन में क्या है 98 प्लस का 96 इंटू 194 ये है। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना, ये वही है कि S1 इंटू S2 और S1 प्लस S2, यहाँ भी तो यही बन रहा है आपका कि 96 गुणा 98 अपॉन 194 इंटू 194। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा जब भी आपको दिया जाएगा कि एक दूरी यहाँ तक जा रहा है और वही दूरी वापस लौट के आ रहा है, तो हमारा हमेशा लगेगा S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 टोटल टाइम T। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान देता है। उसने बचत की शेष राशि 93 रुपये बैंक में जमा कर दी। धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए, ये वेतन का 40% उसकी बचत है। अगर वेतन जो है, ओके, धनुष का जो वेतन है, सैलरी है, वो कितनी है, वेतन, अब देखो वेतन के जैसे उसके बाद सैलरी जो है, उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंडिचर आएगा, उसका खर्चा आएगा, उसके बाद ही सेविंग आएगी। हमें पैसा मिलता है, हम जो भी जॉब करते हैं हमें पैसा मिलता है, तो उसके बाद हम अपने खर्चे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उसके बाद सेविंग करते हैं, जो पैसा बचता है हमारा वो सेविंग। अगर मैंने वेतन उसका मान लिया 100 रुपये है, तो हमसे क्या कह रहा है, वेतन का 40% उसकी बचत है। अगर 40 बचत है तो इसका मतलब है खर्चा हो रहा है 60 हो रहा। ओके, इतनी बात क्लियर है, फिर कोई दिक्कत नहीं आपको। और हमसे क्या कह रहा है, वो बचत का ही, बचत का कितना 22% वृद्धाश्रम में, तो मतलब ओल्ड एज होम में क्या कर रहा है वो 22% दे रहा है। वहीं अनाथालय ऑर्फनेज में कितना दे रहा है, ऑर्फनेज में वो दे रहा है 23%। वहीं मेडिकल हेल्प में कितना दे रहा है, वो 24% दे रहा है। तो मेडिकल में हेल्प में कितना दे रहा है 24%, और ये सब है क्या, उसकी बचत का ही परसेंट है। तो देखेंगे क्या, 3 2 5 4 9 और 2 2 6, तो हमें पता लग गया वो अपनी बचत का 69% है, वो यहाँ इतने में खर्च कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी पता क्या है, उसने बचत की शेष राशि 9300 रुपये बैंक में जमा की, उसके बाद भी उसके पास 9300 रुपये बच जाते हैं। इसका मतलब अगर उसकी जो सैलरी जो थी, सेविंग थी, सॉरी जो सेविंग थी उसकी 40 अगर मैं मान के चलता हूँ जो है, उसका 69% तो क्या कर रहा है, वो इधर दान दे रहा है। ठीक है, उसके बाद भी उसके पास अभी बच कितना रहा, अगर 100 में से 69% में माइनस करेंगे तो क्या 31%। तो 31% की वैल्यू हमें जो दी गई वो कितनी दी गई, वो दी गई 93 रुपये, क्योंकि इतना ही तो बच रहा है उसके पास। अगर इतना बच रहा है तो यहाँ से हमने सॉल्व आउट किया तो 31 हो गया, 93 300 हो गया, 20 से काटा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से इसे काटा तो ये कितना हो गया 150, और ये 105 ये गुणा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो एक की कितनी आ गई, 15×5 = 750, क्योंकि ये 5 ऊपर ही तो गुणा होगा, तो ऊपर अगर 150 बचा है तो 150 गुणा 5 हो गया कितना 750। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ रहा है उसका वेतन ज्ञात कीजिए, धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए। धनुष का वेतन है कितना 100, अगर एक की वैल्यू 750 है तो 100 की कितनी होगी, 00 2 0 चिपका देंगे दोनों तरफ,
तो वो आपका कितना आ गया 75,000। ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक्स एक कार्य को 147 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने अकेले 63 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को बाई ने 84 दिनों में पूर्ण कर दिया। दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। हमसे कह रहा है एक्स एक कार्य को 147 दिनों में पूरा करता है। एक्स एक कार्य को क्या कर रहा है, 147 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, उसने अकेले 63 दिनों तक कार्य किया। इसने एक्स ने अगर 63 दिन का कार्य कर दिया है तो बचा कितना काम, कितने दिनों का एक्स का काम बचा है, तो 7 में से 3 गया 4 और 14 में से 6 गया 8। तो एक्स का अभी भी 84 दिन का काम बचा है। भाई हमसे कह रहा है शेष कार्य बाई ने 84 दिनों में पूरा किया। इसका मतलब है एक्स जितने दिनों में काम कर रहा है बाई भी उतने दिनों में काम कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो एक एक है, सेम है। आप एक एक मान लें, दो दो मान लें, अंतर जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, उससे कोई दिक्कत ना है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो भी है एक एक है। मैंने मान ली एक एक है क्योंकि जो 84 दिनों में काम कर रहा है, मान लो एक दिन में एक काम कर रहा है, तो बाई भी एक दिन में अगर एक काम कर रहा है तो वो भी 84 दिनों से भी लग रहे हैं। तो हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मुझे पता है एक्स को टोटल काम करने में 147 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब 147 दिन लगेंगे। और एक्स एक दिन में काम कितना कर रहा है, एक कर रहा है, तो ये टोटल काम बन गया। तो हमसे कह रहा है दोनों मिलकर, तो मुझे पता है एक्स एक दिन में एक काम कर रहा है, वहीं बाई भी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में ये कितना करेंगे, दो काम करेंगे। तो टोटल दिन में कितना लगेंगे, 2 7 14, 2 3 6 दशमलव 2 5 10, तो ये आ गया 73.5। तो ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक घड़ी विक्रेता घड़ियों की प्रति घड़ी 1,76,064 में बेचता है। हालांकि वह क्रम से 20% और 30% की लगातार दो छूट देने के लिए मजबूर है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्योंकि जब भी छूट होगा वो हमेशा मार्क प्राइस पे होगा। छूट जो दी जाती है वो हमेशा मार्क प्राइस दी जाती है, और प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो हमेशा सीपी पे होगा, मतलब क्रय मूल्य पे होगा। तो जो छूट होती है वो किस पे होती है, अंकित मूल्य पे। ओके, तो हमसे कह रहा है अंकित मूल्य पहले क्या, वो 20% छूट दे रहा है, तो इसका मतलब 20% छूट दिया तो कितने बेच रहा है, 80 में, 80/100। फिर क्या कह रहा है 30% की छूट दे रहा है, तो कितने में बेच दे रहा, अब ये 70% में। ओके, तब पता लगा मुझे बेच कितने में रहा। ये आपकी सेलिंग प्राइस बन गई है, क्योंकि अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद ही आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ओके, तो हमसे कह रहा है कि 1,76,064 में बेच रहा है, तो हमें पता लगा 1,76,064 में बेच रहा है। तो हमसे पूछा मार्क प्राइस क्या है, तो यहाँ से हम सॉल्व आउट किए। देखिए, अगर आपको यहाँ से समझ में दिक्कत आ रही है आप बात समझिए। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये की चीज़ है, मैंने क्या किया, इसको 120 रुपये लगा दिया इसका टैग। तभी आप आए दुकान पे, आपने कहा ये कितने रुपये की दी, मैंने कहा 120 की है। तो आपने कहा छूट तो दीजिए इस पर कुछ, मैंने नहीं छूट नहीं मिलेगी। तो आपने कहा नहीं मैं नहीं लूँगा, मुझे छूट चाहिए इसमें 10%। मैंने कोई नहीं 10% ले लो, तो 10% छूट दी, इसका मतलब मैंने इसे 90% में बेच दिया। तो मुझे पता लगा 12 निम्मा 108, तो 108 में मैंने बेच दिया। तो ये क्या हुआ, ये मेरी सेलिंग प्राइस बन गई है। वैसे ही यहाँ पे कह रहा है पहले 20% छूट दे रहा है तो 80% होगी, फिर वो 30% फिर छूट दे रहा है तो उसने फिर कर दी। अगर मैं इसी पे और 10% छूट दे दूँ तो ये फिर 90% बेटे हो जाएगा। तो वैसे ही ये कह रहा है उसके बाद मार्क प्राइस उसने कुछ भी अंकित किया होगा, उसमें उसने 20% पहले छूट दी, फिर 30% दी, उसके बाद जो अमाउंट बन गया यही बन गया सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे बन रहा है। तो ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, तो वो हमने बराबर कर दी, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस बन गया छूट देने के बाद। अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद ही सेलिंग प्राइस बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। तो हमने यहाँ से सॉल्व आउट किया, तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट लिए, ये वाले 7 से काटा, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 36 हो गया, 7 गुना 35, बचा कितना 1, 7 एकम 7, 3, फिर 7 गुना 35, 7 दूनी 14। उसके बाद मैंने 8 से काटा, कितना हो गया 8 या 24, बचा कितना 1, 8 एकम 8, बचा कितना 3 हो गया, तो 35 हो गया, तो 8 चौक 32, फिर 3 हो गया तो 8 चौक 32। तो यहाँ से अब आपके पास यहाँ 2 जीरो बचे, ये ऊपर जाएंगे, मतलब हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया, एम पी इज इक्वल टू, एम पी मतलब मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य 3144। अब ये इधर जाएगा, 2 जीरो जुड़ जाएंगे, तो मार्क प्राइस कितना आ गया आपका, यहाँ से आ गया 314400। यही आपका आंसर हो गया। यही हमसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस यही आपका हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, उन सभी 3 अंकों संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, वो 100 से होती है। लेकिन 100 से अगर मैं 10 से भाग करूँगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमसे कह रहा है 5 शेष भी बचे, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कटा, तो इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो शेषफल बचा देगा। 10 से मतलब 10 से काटा तो 100 बार चलेगा, बचा कितना 5। तो अगली संख्या क्या आएगी, वो आएगी 115, क्योंकि 110 तो 10 से कट जाएगा 11 बार, तो 115। ऐसी टोटल लास्ट संख्या जो होगी वो 3 अंकों की क्या होगी, वो होगी 995। कि 990 जो है ना वो 10 से पूरा कटेगा।
अगर 10 से काटेंगे तो 99 बार, तो बचा कितना, तो हमने इसमें 5 ऐड कर दिया तो हमें पता लगा शेषफल हमारे 5 बच जाएगा। अब यहाँ तक कितना आ गया, तो हमसे पूछा गया हमसे पूछ रहा है 3 अंकों की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। जब योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो हमारे पास है SN=n/2, मतलब नंबर ऑफ संख्या, कितनी संख्याएँ हैं, 2a मतलब पहला नंबर कितना है, प्लस n-1 इंटू डी होता है कि इन दोनों जो सीरीज बन रही है इसका डिफरेंट कितना है। ओके, तो हम देखेंगे हमारे पास ए तो आ गया, ए तो हमें मिल गया कितना है, 105 है। उसका डिफरेंट कितना है, डिफरेंट जो मिला हमें कितना मिल गया, क्योंकि 10 का हो रहा है। ओके, ए कितना आ गया, ए हमारा 105 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि टोटल नंबर कितने बन रहे हैं। तो टोटल नंबर निकालने का फॉर्मूला है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंट, टोटल डिफरेंट जो बन रहा है डिफरेंट प्लस का 1। तो लास्ट नंबर कितना है 995 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है आपका 105 अपॉन डिफरेंट कितना है 10 प्लस का 1। तो घटाया तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8, तो 890/10 हमने काटा तो 89, ये है आपका क्लास प्लस का 1, तो 89 1 90। तो हमें पता लग गया जो हमारी एन आ गई वो कितनी आ गई, वो एन हमारी जो आ गई यहाँ से 90। ओके, इतना आपने कर लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमने इसे रफ किया। अब हम फॉर्मूला अपने उसमें रख देंगे, ठीक है। हमने रखा है यहाँ पे, क्या आया, एन कितना आ गया हमारा 90 आ गया, तो n/2 है यहाँ से = n/2 90/2 2a 2 गुणा ए कितना है, ए हमारे पास कितना है, पहला ए होता है प्रथम पद, वो कितना है 105 प्लस एन अगर 90 है तो 90 में से गया कितना हो गया 89 इंटू डी है कितना, डी है 10। ओके, यहाँ से मैंने इसे काटा तो ये कितना हो गया 45। तो 105 दूनी कितना हो गया 210 प्लस 890 गुणा 10 कितना हो गया, सॉरी 89 गुणा 10 कितना हो गया 890। ये दोनों ऐड किया तो 10, ये 900 हो गया, 9 2 1100 हो गया। तो हमारे पास जो आ गया कितना आ गया 45 इंटू 1100। तो हमने गुणा किया कितना आ गया 11 5 55 5 पता कितना 5 11 44 और 5 कितना हो गया 49। तो ये आपका कितना आ गया 49500, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 7th श्रेणी का आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक प्लॉट को 29,625 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अगर प्लॉट की कीमत हमने मान ली 100 रुपये है, तो क्या कह रहा है 21% हानि होती है अगर 29,625 में बेचें, तो इसका 21% निकाल लेंगे तो वो 21 ही हो जाएगा। तो हानि होती है इसका मतलब 21% कम होगा, तो 79% जो वैल्यू है वो कितनी दी गई हमें, वो दी गई हमें कितनी 29,625। भाई हमसे कह रहा है कि 21% का लाभ प्राप्त करें, इसका मतलब 100 का अगर 21% निकालेंगे 121। तो हमसे अगर 79 की वैल्यू हमें 29,625 दी गई तो हमें 121 की निकालनी है। अब देखिए यहाँ से पहले हम 1 की वैल्यू लाएंगे, उसके बाद 121 का उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है 121 का फैक्टर क्या है 11 गुणा 11 है। तो हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन मल्टीपल 11 का मल्टीपल 1 ही हो। तो हमने देखा क्या, जैसे 11 का मल्टीपल चेक, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है वो देखिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो ये पहली संख्या ले ली, इसकी क्या है 4 3 3 7 5। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो ऑड नंबर है या मान लो कोई भी सीरीज बन रही है, जैसे मान लो एक अंक छोड़ के 3, इनका जो योग होगा, जैसे मान लो ये हो गया कितना 4 3 7 5 12 है, इसका कितना हो गया, यहाँ पे तो 0 है तो कोई मतलब नहीं, 7 3 10 0 तो 10। तो इनमें अगर मैं घटाएंगे इनका डिफरेंट निकलेंगे तो क्या है, या तो 0 आए या फिर 11 आए। जैसे हम 12 में से 10 गया तो यहाँ तो 2 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो ही नहीं सकती है, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। हमने पहला ऑप्शन चेक भी कर लिया इसी के साथ, हमें पता लगा ये तो नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हम चेक कर रहे थे, क्या है 4 6 3 7 5। ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से चेक करेंगे। कैसे करेंगे, 4 3 7 5 12, ये हो गया 12 और ये कितना हो गया 7 6 13। तो इनका भी एक आ रहा है डिफरेंट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमें पता लग गया कि पहली दूसरी संख्या जो हैं वो तो आंसर नहीं हो सकती हैं। तो उसके बाद मैंने तीसरी चेक की, तो तीसरी कितनी है 4 5 3 7 5। तो हमें पता लगा 7 3 4 3 7 5 12 और 7 5 12। तो मुझे पता लगा 12 12 माइनस 12 करेंगे तो 0, ये हो सकता है।
लेकिन हम चौथा भी चेक कर लेंगे, ऐसा तो नहीं कि 2 कट रही हो संख्या तो फिर हम कन्फ्यूजन हो जाए, फिर तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो हमने देखा चौथा चेक करने गए, हमें पता लगा 4 3 7 5 12 और 7 4 11, तो ये भी नहीं है, क्योंकि इसका भी 0 या 11 नहीं आ रहा। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी देखो 79 जो है प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर होगा नहीं, तो हमें वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमने ये काम आपके 3 से 4 सेकंड का है या 4 से 5 सेकंड का है, एकदम से हम चेक करेंगे, अगर हमें दिख रहा नहीं बन रही है तो हम सॉल्व आउट कर लेंगे, बट हमें आंसर यहाँ से ही मिल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ना करें, वो भी चाहता है कि आप उसको छोटा करें, और कहीं कहीं वो क्वेश्चन देगा आपको जहाँ आप कैलकुलेशन ले रहेंगे, और वहीं किसी को भैया तो दिमाग आप सारी चीज़ लेके चलें। बहुत जल्दी नंबर सिस्टम क्लास आने वाली है, 1 तारीख से, शायद 1 से या 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप वो सीखें। तो ये चीज़ें डिविजिबिलिटी रूल है या जो भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस यूनिट डिजिट है, ये हम सीखते हुए चलेंगे, ताकि हमें बहुत बार यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, अगर भैया आपको सोलाटी करना है तो फिर क्या है देखिए, तो फिर हम ना 29625 को 69 से डिवाइड करेंगे, 79 से सॉरी। तो हमने देखा क्या, 8 मान लो, 8 या 24, 8 चौबीस 3 बार ही जाएगा, 3 इन 27, 7 बचा कितना 2, 3 7 21 2 23, तो 16 में से 7 गया 9, और 8 में से 3 गया 5, बचा कितना 2। तो यहाँ से 8 7 56 लगभग 7 बार चला जाएगा, तो 7 इन 63 की 3, 7 इन 63 की 3, बचा कितना 6, 7 7 49 और 6 55, जो बता कितना 5 में से 12 में से 3 गया 9, 8 में से 5 गया 3, बचा कितना 5। तो ये 5 टाइम और जाएगा, क्योंकि 8 45 400 होता है और 5 ही कम होगा, तो हमें पता लगा 375 आ गया। तो यहाँ से हमें जो एक की वैल्यू मिली वो कितनी मिली है 375। यहाँ से जो हमारी एक की वैल्यू कितनी आई 375, लेकिन हमें तो 21% का लाभ चाहिए, 21% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे 121 की वैल्यू निकालनी है। तो एक की अगर 375 है तो 375 21 की निकालनी मुझे, तो 121 का गुणा कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो 375 गुणा 121। अब यहाँ 121 का आपको टेबल नहीं बताया, या तो 11 11 हम तोड़ लें, या फिर आपका क्या करते हैं 375 है 21 को मैं लिख सकता हूँ क्या 100 प्लस के 21। ओके, तो हमें पता लगे कि 100 का डायरेक्ट गुणा हुआ तो कितना हो गया 375 डबल जीरो, और 21 का गुणा इसमें किया तो 21 पंजे कितना हो गया 105, बचा कितना 10, 21 सत्ते होता है 147, और 10 कितना हो गया 157, बचा कितना 15, 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63 और 15 कितना हो गया 21 तियाँ 63 और 5 कितना हो गया 63 और 5 68 और 10 78। ओके, तो हमारा यहाँ से कितना आ गया 5 7 8 5 13 3 हासिल लगी 1 7 7 14 1 15, तो 3 5 कुछ मिस्टेक हुई है, 1 मिनट रुको चेक करता हूँ, 7 7 14 8 5 13 3 हासिल लगी 1, तो 7 7 14 1 15, 5 हासिल लगी 1 4, तो 4 5 3 7 5 आपका आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 3 सी हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, दो संख्या का महत्व समावर्तक 23 है, उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो भाजक हैं वो 26 और 27 हैं, तो इनमें संख्या क्या है। जैसे मान लो अगर मैंने 15 और 20 दी है आपको, इसका HCF निकालना है, आपने HCF निकालेंगे तो क्या हो गया 5 5 3 15 5 चौक 20, तो इसके दो भाजक कौन हो गए 3 और 4। हमसे पूछा जाए छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हम इसमें जो छोटा अंक होगा उसमें डिवाइड कर गुणा कर देंगे, तो 5 3 15, तो ये आपका आंसर आ गया। वैसे हमसे जो HCF दिया गया कितना दिया 23, तो हमसे पूछा गया छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, अगर बड़ी पूछा तो 27 का गुणा कर दिया, छोटी पूछी 26 का गुणा किया हमने, तो 26 यहाँ उड़ता कितना 78, बचा कितना 7, 26 दूनी 52 और 7 कितना हो गया 59, ये आपका आंसर हो गया 598, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन सर। क्या कह रहा है, 3 निरंतर वर्षों के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रम से 146 रुपये प्रति लीटर, 292 रुपये प्रति लीटर, 365 रुपये प्रति लीटर था। यदि एक आम आदमी उस उत्पाद पर प्रतिवर्ष 16,060 रुपये व्यय करता है, उस उत्पाद का प्रति लीटर औसत मूल्य क्या है। तो हर साल कितना कर रहा है 16,060, तो हमने देखा क्या पहली वर्ष कितना कर रहा 16,060, तब तो हम ये चेक कर लेंगे, हमें औसत निकालना है, तो हम ये चेक करेंगे रुपये कितना इसने इन्वेस्ट किया, और जो इसने वो है क्या खरीद रहा है ये जो आम खरीद रहा है ना, तो कितने किलो आम खरीद लिए इसने। ठीक है, तो हमने देखा पहले साल इसने क्या किया 146, इसने क्या कर रहा है पहले कंडीशन क्या कर रहा है 146 रुपये प्रति लीटर की दर से, तो इसने 16,060 रुपये इन्वेस्ट किया है, और कितना 146 रुपये प्रति लीटर की दर से, तो हमें पता करना है कि कितने लीटर इसने जो वस्तु खरीदी है या जो भी है उत्पाद कितने लीटर खरीदा है।
तो हमें पता लग रहा है। तो यहाँ से हमने देखा, तो इसमें काटा 2 से 2 से 14, 2 3 6, 2 3 16, 0 2 3 6 0, 73 से काटा 73 एकम 73, बचा कितना 7, 73 एकम 73, 110 आ गया। तो हमें पता लगा पहली कंडीशन में से उसने जो 146 रुपये प्रति लीटर की दर से 110 लीटर इसने कोई उत्पाद खरीद लिया। दूसरी साल क्या है, 1660 को 292 किया, तो 292 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितने में तोड़ा, 146 गुणा 2, तो अगर 146 से काटने में 110 प्राप्त हो रहा है तो 2 से और काटेंगे तो कितना हो गया 55। तो दूसरी साल में पता लगा इसने 55 लीटर ले लिया। तीसरी साल भी ये क्या कर रहा है, सेम इन्वेस्ट कर रहा है, कितना 16,060, और तब कितना ये कर मिल रहा है इसे 365 रुपये प्रति लीटर की दर से। तो हमें पता लगा तीसरी साल इसने कितने लीटर कोई उत्पाद खरीदा, तो पता लगा हमें 5 से काटा इसे मैंने, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ओके, 5 3 15, 1, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब मैंने इसे 71 से काटूँ तो ये लगभग 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 7 28, ठीक है। तो ये 4 बार हो गया, और 321 में से 284 घंटे 16 ये हो गया, तो 16 और 21 अगर माइनस कर रहे हैं 321 में से, तो 11 में से 4 गया 7 बचा, और 11 में से 8 गया 3 बचा, 30 37 32 हो गया। तो ये लगभग आएगा कितना, माफ़ कीजिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई, 5 एकम 5 तो 35 हो गया, बचा 1, तो 5 15 है ये, ठीक है। 15 को अगर मैं काटेंगे, 15 को अगर 4 से डिवाइड किया तो लगभग ये 4 बार जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर 321 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 4 तो 12 है कि 2 हासिल लगी, 1 4 7 28 और 1 29, तो 292, 292 में से इसे अगर मैं माइनस करूँगा 21, तो 8 और 1 29 हो गया, और बचा 2, तो ये लगभग 44, लगभग क्या 44 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगी, क्या है कि पहली साल तो उसने 110 लीटर लिया, वहीं दूसरे साल क्या कर रहा है, दूसरे साल 55 लीटर लिया, और तीसरे साल क्या 44 लीटर, और टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ कितना हुआ 16,060 का 3 गुना। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 16,060 का 3 गुना, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, कितना आ गया 55, 110 और 44, तो ये कितना हो गया 4 5 9, 5 4 9, 1 10 की 0 हासिल लगी 1, वो बचा 209, और 209 को देखते ही अब पता लगेगा ये ना 11 से कटेगा, और 11 19 का मल्टीपल है ये, तो 11 एकम 11, बचा कितना 9, 11 में 99, 11 से काटा हमने 11 एकम 11, 50 हो गया, 11 चौक 44, 6 हो गया 66 हो गया, 11 छः 66 0। उसके बाद इसको मैंने 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 0, 3 छः 18 की 8 हासिल लगी 1, 3 चौक 12 1 13 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 1 4, 43 80 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूँगा तो 19 दूनी हो गया 38, तो बचा कितना 5 58 हो गया, तो 19 दूनी 38, ओके, तो 19 दूनी 38, सॉरी 19 3 57 हो गया, बचा कितना 1, तो 10 हो जाएगा, तो 10 जाएगा नहीं, तो 0 आ गया, ना जाने की 0 दशमलव लगा, तो ये लगभग 230 पॉइंट आएगा। आपसे ऑप्शन क्या है, सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 230.52, ये आपका आंसर हो गया। तरीका आप सीख लें, बाकी आप पढ़ लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, गुरुत्व श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, SN है आपका क्या, A 1 माइनस R की पावर N अपॉन 1 माइनस R। ये इस कंडीशन में है जब R 1 से छोटा हो, ठीक है, और यहाँ भी 1 से छोटा है R है क्या, R है सारवनुपात। अब देखिए 1/9 सारवनुपात कैसे निकालते, सारवनुपात निकालते सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म, तो बटे 1/3, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाता है ना, तो 3 3 9, तो R जो आ गया वो कितना आ गया 1/3, 1/3 आ गया, मतलब 1 से छोटा है, क्योंकि 1/3 का मतलब 1 का तीसरा पार्ट आ रहा है, ओके। तो यहाँ से हमें R भी पता लग गया, और फॉर्मूला ये है, तो हमें पता लग गया R कितना है, R है आपका कितना आ गया 1/3, ए निकाल ले, ए कितनी, ए है फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, तो 1/3 1 माइनस R कितना है 1/3 की पावर n, क्योंकि हमें n पदों तक निकालना है, तो n अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस R, तो 1/3, 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2/3, तो ऊपर जाएंगे पलट जाएंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2, 1 माइनस 1/3 की पावर n, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 2, ये सब n की पावर है, जहाँ मिस है ये आपका, ठीक है। अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है गुरुत्व श्रेणी में, तो इसमें ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल खोल के देखेंगे,
कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, तो उसमें पहली क्लास शायद नीचे होगी, सबसे नीचे, तो वो जीपी की होगी। तो अगर अब वो आप जीपी पढ़ेंगे तो कुछ जीपी से क्वेश्चन तो आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि यूपी पुलिस का फेवरेट टॉपिक है जीपी और एपी, समांतर श्रेणी और गुरुत्व श्रेणी, तो वहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही है। तो आप वो पढ़ लें ताकि आप क्वेश्चन पेपर में कर पाएँ। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? हमसे कह रहा है श्रुति संदीप अमित सहकारिता करते हैं। श्रुति समस्त पूंजी का 1/3 योगदान देती है, जबकि अमित संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित संयुक्त रूप से करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ 1,20,000 रुपये अर्जित करते हैं। अमित को कितना धन प्राप्त होगा? श्रुति है, संदीप है और अमित, ये क्या करते हैं? एक पार्टनरशिप करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ कितना हो रहा है? 1,20,000 रुपये का। लेकिन हमसे क्या कह रहा है? श्रुति समस्त पूंजी का 1/3 योगदान देती है। मैंने अगर टोटल पूंजी 1/3 देखते ही मुझे लग गया कि 3 का मल्टीपल होगा, तो मैंने 6 मान लिया। ओके, तो मुझे पता लगा क्या कह रहा है कि श्रुति समस्त पूंजी का 1/3 योगदान देती है। आप कुछ भी मानेंगे आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो गया? 2। तो मुझे पता लग गया श्रुति है 2 योगदान देती है। भाई हमसे क्या कह रहा है? अब बचा कितना? 4 हमारे पास। हमसे कह रहा जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित संयुक्त रूप से देते हैं। श्रुति और अमित जितना संयुक्त रूप से देते हैं उतना संदीप अकेले देता है। तो अगर मैं अमित का 1 मानता हूँ तो 2 1 3 हो गया, उतना संदीप अकेले देता है, तो संदीप कितना देगा? 3। तो ये बराबर हो गया, सही है। 2 1 3 इनका दोनों को मिला के होता है, इसका 3 अकेले। अब देखिए प्रॉफिट में जो होता है, प्रॉफिट होता क्या है? पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होती है वो डिपेंड करती है कि इन्वेस्टमेंट कितना किया किसने और कितने टाइम के लिए किया। अब देखो टाइम तो इनका सबका बराबर ही है, तो रेशियो कट ही जाएगा। तो इनका जो पैसा बटेगा ना, तो इनकी इन्वेस्टमेंट कितना इन्होंने पैसा लगाया उसी अनुपात में बटेगा। तो अगर श्रुति ने 2 लगाए तो उसको 2 मिलेंगे, इसने संदीप ने अगर 3 लगाए तो संदीप को 3 मिलेंगे, अमित ने 1 लगाया तो 1 मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ है, अगर मैं इसको एक्स लेके अगर एक्स मान लूँ तुम्हारी सहूलियत के लिए, ताकि रुपये और यूनिट में कन्फ्यूजन ना हो, तो 3 और 2 5 1 6, तो 6 की वैल्यू हमें कितनी दी गई? वो दी गई 1,20,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट 1,20,000 का हुआ। ओके, तो मैंने यहाँ से काटा 6 दूनी 12, तो हमें पता लग गया जो एक्स की प्रॉफिट है वो कितनी है? 1 एक्स की जो प्रॉफिट है वो कितनी है? 20,000। भाई हमसे कह रहा है अमित को कितना दर प्राप्त होगा? तो अमित की 1 एक्स ही है, तो अमित को होगा 20,000 रुपये। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पाइप एक टंकी को 64 मिनट में खाली करता है, तो ये खाली करने वाला माइनस कर लिया ऐसे मैंने। भाई वी 96 मिनट में भरता है और पाइप सी उसी टंकी को 128 मिनट में भरता है। सी ये भी भरने वाला है, ये कितना 128 मिनट लेता है। तो इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हमने सबसे पहले सीखते क्या है? जैसे हमें 15 और 20 का एलसीएम लेना है, तो हमें पता है इसका फैक्टर क्या है? 5 गुणा 3। इसका फैक्टर कितना है? 5 गुणा 4। तो हम पहले वो फैक्टर ले लेंगे जो कॉमन हो, तो हमें पता लगा 5 आ गया। फिर हमें पता लगा 15 बनाने के लिए हमें 3 भी लेना पड़ेगा और इसको लेने के लिए 4 भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर भाई हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमें पता लगा 5 3 15 है, तो 5 3 15 हो रहा है, बच कितना रहा? 4, तो इसकी 4 आ गई। भाई अगर 20 को देखेंगे तो 20 का कितना? 5 चौको 20, तो इसकी कितना बचा? 3। तो ये इनकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क निकालना है तो क्या है? 15 चौको 60 और 20 60। ओके, और ये चीज़ मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ, अब तो आपके दिमाग में भी घुस गई होगी। और फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, आप पहली बार आ गए क्लास में, तो पहले तो आप ये पूरे प्रैक्टिस सेट 15 है वो देखें, और नहीं तो इसकी ना टाइम एंड नंबर की एक वीडियो पड़ी हुई है 40-45 मिनट की है, तो वो देख लें, तो वहाँ से आपको समझ जाएगा डायरेक्ट एलसीएम कैसे लिखते। तो हमें पता लग गया 64 और 96 128 को देख के देखा, इसमें एक 32 तो कॉमन है, लेकिन 64 तक पाने के लिए मुझे 2 चाहिए। भाई 96 तक पहुँचने के लिए मुझे 3 चाहिए, क्योंकि 32 या 96 होता है। भाई 128 के लिए 32 चौको 128 होता है, लेकिन हमारे पास 2 ऑलरेडी हैं, तो हमें 2 की जरूरत पड़ेगी बस। तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ से जो हमारी एफिशिएंसी आई, कार्य क्षमता जो निकालेंगे, तो वो कितनी आएगी? 32 दूनी 64, बचा कितना? 3 दूनी 6, तो ये 6 आ गई इसकी। 32 3 96, तो बचा कितना? 2 दूनी 4, तो इसकी 4 आ गई। भाई 32 चौकू देखो, इसका 2 ये भी इंक्लूड होगा, ये भी होगा, तो 32 चौकू 128 होता है, बचा कितना? 3, तो इसकी आ गई 3 एफिशिएंसी। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क कितना हो गया? अगर मैं इसमें किसी का गुणा करेंगे आप वो टोटल वर्क निकल आएगा। 3 से मैंने 28 में किया 8 24 की 4 बचा कितना? 2, और 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 कम 3 384। तो हमसे कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? देखो 4 और 3 7 पानी जहाँ डाल रहे हैं, भाई क्या है 6 निकाल भी रहा है। अगर मिनट में ही दिया गया है, अगर 1 मिनट में ये 7 पानी डाल रहे हैं तो ये कितना? ये 6 निकाल दे रहा है, इसका मतलब 1 मिनट जा कितना रहा? पानी 1 जा रहा है, तो इसके लिए इसे 384 मिनट ही लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पहले इसके ना प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो मैंने 2 से काटा इसे, 2 8 16, बचा कितना 1, 15 हो गया, 2 7 14, बचा 1, 10 हो गया, 2 5 10। फिर इसके मैंने 5 से काटा, 5 एकम 5, बचा कितना 3, तो 37 हो गया। तो 5 तो 35, बचा 5 25। इसको मैंने फिर 5 से काटा, कितना हो गया 5 3 15, 25 हो गया, 5 25। फिर 5 से काटा, 5 तो 35, यहाँ से कितना है 7 एकम 7। तो हमें पता लगा प्राइम फैक्टर कितना है, 2 की पावर 1, 5 की पावर कितना आ रहा है 1 2 3, उसके बाद 7 की पावर कितना आ रहा है 1। तो हमें पता लग गया ये तो प्राइम फैक्टर आ गए। और जब गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो इनका ना इनमें 1 1 ऐड कर दीजिए, +1, तो जितना आए तो 1 और +1 कितना हो गया 2, 3 में 1 ऐड किया कितना हो गया 4, और 1 में 1 ऐड किया कितना हो गया 2, तो चौको 8 दूनी 16। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें क्वेश्चन दिया गया, ये सॉल्व आउट करें। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, देखिए मैं अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखिए पहले एक से समझिए तो आप दूसरा समझ जाएंगे। देखिए 0.006 अपॉन में क्या आया 0.01। अब देखिए ऊपर दशमलव 3 अंक बाद है, नीचे कितने बाद है 2 अंक बाद। तो अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 0 किधर बढ़ेगा इधर, क्योंकि 2 दशमलव ये तो 0 खत्म ही हो गया ये, ठीक है। तो आपका जो आया वो कितना आएगा 6/10 पहली। वहीं क्या है, इसको अगर हम लिखेंगे, इसको अगर हम लिखेंगे प्लस, तो क्या है 8 अपॉन क्या है x, और ये 3 अंक बाद दशमलव आए, दशमलव हटाएंगे तो 3 0 बढ़ेंगे, कितने हो गए 1000 इंटू एक्स। भाई माइनस क्या किया, तो ये कितना है। अब इसको मैंने पीछे से लिख के आ रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए पहला तो हम लिख सकते हैं क्या, हमारा आ गया 6/10, वहीं प्लस यहाँ कितना आ गया 8/1000 एक्स, माइनस। अब देखिए यहीं भी क्या है सेम हो जाएगा, लेकिन क्या है देखो 3 2.03, तो 2 दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो ये आगे वाली 0 खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ 3 अंक तक है, यहाँ 2 अंक, तो 1 0 बढ़ जाएगा, लेकिन 3 से मैं काटूंगा तो कितना आएगा 1/10। तो यही आप समझने वाली बात है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस का आ गया कितना 1/10, तो आपका कितना आ गया 1/10। और देखिए यहाँ इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 6/10। अब सॉल्व आउट करेंगे, 6/10 इधर है, उधर जाएंगे कितने माइनस के हो जाएंगे, तो कितना बचा है यहाँ पे 8/1000 एक्स -1/10, और 6/10 है इधर के, अगर जाएंगे ये हो जाएंगे 6/10 माइनस की, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन क्या है इधर 1 बचेगा, मतलब 0 बचेगा, ठीक है। लेकिन क्या है देखो ये उधर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/10 जो है इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं यहीं लिख ले रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया =1/10। अब यहाँ से देखेंगे आप 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा क्योंकि गुणा में है। अगर एक्स इधर आ रहा है तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 8/100 इंटू एक्स। अब हमें आंसर दशमलव में चाहिए, तो 2 दशमलव जो 0 है तो दशमलव कितने अंक बाद आएगा 2 अंक बाद। तो यहाँ से हमारा एक्स का मान कितना आ गया 0.08। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक वस्तु को 20-90 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 27-14 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 95% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई सीपी है, क्रय मूल्य है, क्या कह रहा है, अगर 20-90 रुपये में बेच रहा है, मतलब 2090 में बेच रहा है, तो उसे हानि होती है। और हानि कितनी होती है, अगर 27 और 14 में बेच रहा है तो उसे जो लाभ हो रहा है ना उसकी 95% हानि होती है। अगर मैं मान रहा हूँ उसे लाभ हो रहा है 100x का, तो इसकी 95% कितनी होगी 95x। तो 20-90 में अगर बेचा तो उसे 95x की हानि हो रही है। एक्स तो मैं तुम्हारे लिए माना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, और ये हमें आदत छोड़नी पड़ी एक्स मानने वाली, ठीक है। तो हमें पता लग गया 95x का हमें लॉस हो रहा है अगर 2090 में बेच रहा है। भाई हम 27-14 में बेच रहे हैं तो हमें 100x का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम देखेंगे ये इसका अंतर कितना है, तो हमें पता लगा 195, क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहा है, तो इसका अंतर हो गया कितना 195। तो 195x, और भाई यहाँ पे यहाँ का अंतर कितना होगा, तो घटा लेंगे तो 4 में से 0 गया 0, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 6 बचा। तो हमें पता लगा 4 में से 0 गया तो 4 बचा ना, तो 624। तो मुझे पता लगा इसका 195x का अंतर है वो कितना है 624। तो मैं अगर 100x का अंतर निकाल लूँ या मैं 95x का अंतर निकालूँ तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें से मैं घटा दूंगा। देखो
प्रॉफिट इधर हो रहा है, अगर मैं 100x घटा दूंगा यहाँ से तो हमें पता लगा CP निकल आएगा। तो भाई हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये हम इसमें जोड़ देंगे क्योंकि हमें लॉस हो रहा है 95x, अगर उसमें हम जोड़ देंगे 2090 तो हमारा वो CP हो जाएगा। तो हमने यहाँ से काटा 5 एकम 5 15, बचा कितना 4 5 45, तो ये कितना हो गया 5 एकम 5 5 दूनी 10, पहले थी 5 से कट नहीं रहा है, 1 मिनट, तो मैं इसे 3 से काट रहा हूँ। 5 से कटे नहीं, 5 से का डिविडेंड रूल होता है ना, मुझे ये कटनी चाहिए, तो बहुत पागलपन है क्योंकि लास्ट में तो 0 आएगा 5 आएगा, वो कटेगा नहीं। यहाँ से 3 से काटा, 3 18 है, 3 15, ये क्या था 3 दूनी 6 0 3 8 24। उसके बाद इसे मैं काटा हूँ 13 से, 13 5 65, तो कितना हो गया 5x, 13 एकम 13, बचा कितना 7, 13 6 78, तो हमें पता लगा 5x वैल्यू जो कितनी आ गई वो कितनी आ गई 16। अगर यहाँ से मैं 100x निकाल लूँगा तो मैं दोनों तरफ 20 का गुणा कर दिया, तो 20 का गुणा करने पे 20 100 पंजे 20 पंजे 100 हो गया, और वहीं 20 का गुणा 16 में किया तो कितना हो गया 320। अगर मैं 320 अगर माइनस कर रहा हूँ क्योंकि 100x का हमें प्रॉफिट हो रहा है अगर 27 से 14 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट में से अगर प्रॉफिट में निकाल दूंगा तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो मैंने 320 माइनस किया तो हमें पता लगा जो हमारी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4 में तो 0 गया 4, 11 में से 2 गया 9, और 6 में से 3 गया 3, तो आपका जो 394 आ गया, यही आपका जो है क्रय मूल्य, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है 2009 में बेची गई ब्रांड जेड टी शर्ट की बिक्री, तो 2009 में जेड कितनी है, इतनी है 740, ठीक है भाई। उसका क्या कह रहा है, ब्रांड बाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना परसेंट है, बाई की कुल बिक्री, देखो बाई है कितना, ये वाला है बाई खाली, तो पहला कितना है 1120, 2006 में 1120, 2007 में कितना है 990, 2008 में कितना है 1050 1050, और 2009 में कितना है 1080, तो 1080, तो ये कितना होगा 0 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, बचा कितना 2, तो 2 1 3 3 और 9 9 3 12, 2 बचा कितना 1, तो आपका कितना आ गया, ये आ गया 4240। ओके, तो हमसे पूछ रहा है तो हमसे कह रहा है 740 जो है वो 4240 का कितना परसेंट है। तो हम यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, मैंने 2 से काटा, 2 दूनी 4 0, सॉरी 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 3 6 1 2 7 14 2 पंचे 10, तो ये कितना आ गया, ऊपर आ गया 3750 अपॉन क्या है 212। अब देखिए, अब यहाँ से देखने वाली बात क्या है, देखो 212 दूनी कितना होता है 424, ओके, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया हमें 375, इसका मतलब 2 बार तो नहीं जाएगा, और 2 बार अगर नहीं जाएगा तो एक ही ऑप्शन जो आपका आएगा वो है 17 पॉइंट, मतलब एक बार जा रहा है 1 पॉइंट, समझ रहे, एक बार जा रहा है पहली बार, और बाकी सब ये कहते हैं 2 बार जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते, तो एक ही ऑप्शन है वो कितना आपका है 17.45%। ये ऑप्शन में भी निगाह मारते हुए चलना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, बहुत सी कैलकुलेशन हमारी बच जाती है। 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स की टी शर्ट में बिक्री में कितने परसेंट कमी आई। 2007 की तुलना में 2009 में, 2007 की में एक्स कितनी है 1050, 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स की टी शर्ट, ठीक है, और 9 में कितनी है 880, पहला वाला कुछ, तो हमें पता है 1050 से 880 हो गई, तो कमी कितनी आई, तो माइनस करेंगे, 0 15 में से 8 गया 7, और 9 में से गया 170, तो हमें पता है 170 कमी आई, 170 कमी आई कितने पे, वो आई 1050 पे, तो परसेंटेज निकालना हमें, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 3 15 5 चौक 20, तो हमें पता लगा कितना आ गया 340 डिवाइड बाई 21, तो काटा हमने क्या 21 एकम 21, तो बचा कितना 21 एकम 21 हो गया, तो बचा कितना 13 130 हो गया, और 21 छक्का 126 होता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 16 कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन है आपका कितना है 16.19%, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है हमसे, ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे, ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे, तो देखो कुल बिक्री है कितनी, देखो पहली साल कितनी है ब्रांड एक्स कितनी है 1090,
भाई दूसरी साल कितनी है 1050, तीसरी साल कितनी है 870, चौथी साल कितनी है हमारी 880। तो हमने जीरो, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 9 कितना हो गया 29, बचा कितना 2, तो 8 8 16 और 2 18 की 8 हाँसी लगी एक, तो ये कितना हो गया 3890। तो हमें पता लगा 3890 हो गया। ओके भाई हमसे कह रहा है इसकी आधी निकालना, तो आधा निकालना है, 2 एकम 2, बचा कितना 2 9 18, 2 चौको 8, 2 5 10, तो कितना आ गया 1945। भाई हमसे कह रहा है ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच का अंतर कितना है। जेड में कुल कितनी है, तो हम जेड की निकालेंगे भाई, कितनी है जेड की, पहले में कितना है 840, तो जेड की पहले में कितना है 840, दूसरी कितना है 880, तीसरा कितना है 960, चौथा कितना है 740, तो ये कितना है 740। तो हमने देखा जीरो, 6 4 10, 8 18, 18 4 22 की 2, बचा कितना 2, 8 2 10, 8 18, 18 और 9 27, 27 और 7 कितना होता है 34, जो 3420। 28 और 7 कितना होता है 28 7 35, 3520। ओके तो देखते हैं, तो 27 और 7 ही था ना, 28 कहाँ था 35, सही है 3420 ही है, तो 3420। अब मैं इसमें से इसे घटा दूंगा तो क्या आएगा अपन सर, 3420 में से मैंने घटाया तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, उसके बाद यहाँ 11 बचा, तो 11 में से 4 गया 7 बचा, उसके बाद यहाँ 3 बचा, तो 13 में से 9 गया 4 बचा 1, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1475, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, दिए गए सभी शहरों में बेरोजगार युवाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेरोजगार हैं कौन से वाले, ये वाले हैं जो जलेबी जैसे चल रहे हैं। तो पहला कितना है 175, दूसरे शहर में कितना है 180, तीसरे में कितना है 165, चौथे शहर में कितना है 182, और हैदराबाद में कितना है भाई ये है 178। सारे ऐड कर लेंगे, इनका औसत निकालना हमें, तो 5 5 10 और 8 2 10, 10 20 हो गया, जीरो बचा कितना 2, तो 7 2 9, 9 8 17, 17 6 33, सॉरी 17 17 6 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38, 38 बचा कितना 3, 3 1 4 5 6 7 8, तो हमारे पास कितना आ गया 880। इसे अगर मैं 5 से काटूंगा तो कितना हो गया 5 एकम 5, बचा कितना 3, 38 हो गया, तो 5 7 35, बचा कितना 3, 30 हो गया, तो 5 छक्का 30। तो इनका जो औसत आया वो कितना आ गया 176, क्योंकि औसत क्या होता है सभी शहरों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ शहर कितने हैं, तो 5 शहर थे तो हमने निकाल लिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, चेन्नई शहर में रोजगार युवा, बेंगलोर में रोजगार युवाओं का कितना परसेंट है। तो चेन्नई शहर में रोजगार हैं कितने, चेन्नई शहर में है ये रोजगार, वो कितना है 240। तो हमसे कह रहा है बेंगलोर में रोजगार युवाओं का कितना परसेंट है। तो बेंगलोर में रोजगार हैं कितने, वो है 270, तो 240 270 कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। जीरो से जीरो खत्म, 3 8 24 और 3 27, तो कितना आ गया, ये आ गया 800/9, तो 9 8 72, बचा कितना 72 के 8 बचा, 80 हो गया, फिर 9 8 72, तो 88.1 की ऑप्शन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है, जैसे 8 किलोमीटर इधर चला, उसका दाएं मुड़ा तो इसका दाएं इधर हो गया, और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर इधर बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चलता है। यदि अंत में पश्चिम दिशा में, अगर ये अंत में पश्चिम दिशा में है तो पूछ रहा है पहले 8 किलोमीटर की दिशा में चला, तो इधर ही चला था ना, तो वही पश्चिम में चला था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें सीरीज दी गई है तो पूछ रहा है नेक्स्ट पद क्या है। देखिए सीरीज में ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से यहाँ आने में इसने ना शुरू के 3 वर्ड और लास्ट के 3 वर्ड खत्म कर दिए। फिर क्या किया इसने, 2 वर्ड शुरू में और लास्ट में 2 2 ऐड कर दिए। कौन से वाले ऐड किए, पीछे से ऐड कर रहा है ये वाले 2, ठीक है। इसमें IUN ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे आई ऐड कर दिया, इसमें OM ऐड कर दिया। अब यार कर रहा है फिर 3 हटा दिए इसने, देखो ये वाले 3 खत्म कर दिए, ये वाले 3 खत्म कर दिए। अब यार क्या करेगा, अब ये फिर 2 ऐड करेगा, और 2 ऐड कौन से करेगा वो देखिए। US तो है, 2 ऐड करेगा तो कौन सा करेगा MB, ये MB एक छोड़ के ऐड करेगा, और पीछे से एक छोड़ के 2 ऐड करेगा तो TI, तो MBUSTI ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अगर बेस्ट को 75 लिखा जाता है तो ईस्ट को क्या लिखा है, बेस्ट में 75, तो बेस्ट को अगर 75 लिखा जाता है, W कितने पे 23 पे, E कितने पे 5 पे, S कितने पे 19 पे, T कितने पे 20 पे, इन्हें सब ऐड करूँगा तो इन सबको ऐड करके कितना हो गया
तो 2305 कितना हो गया 28, और ये कितना हो गया 39, 18 68 16 17 80 लगी एक, और ये हो गया 67। लेकिन 67 तो हो गया, लेकिन हमें 75 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या देखते हैं कि ये अगर वर्ड है ये 4 अंकों का है, इनको मैं 4 को अगर मैं गुणा 2 करता हूँ तो 4 दूनी 8, अगर 67 में मैं 8 ऐड कर रहा हूँ तो वो 75 हो जा रहे हैं। तो देखिए भाई ईस्ट को क्या करेंगे, ईस्ट का भी निकाल, ई कितने पे 5 पे, ए कितना 1, एस कितने पे 19 पे, टी कितने पे 20 पे, तो 20 और 20 40, और 5 कितना हो गया 45, 45। लेकिन 4 को अगर मैं 2 में गुणा किया 4 दूनी 8, इसमें प्लस 8 और ऐड किया तो कितना हो गया 53, 53 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो गया आपका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है बी, देखो बी है, बी के बाद 5 आता है 3 पे, 5 के बाद एच जो है एच 8 पे आता है, तो 5 3 8, तो अब इसलिए आता है 8 के बाद 3 आया 11, 11 पे क्या आता है के, क्योंकि के बाद जो आता है 3, 3 अगर जोड़ेंगे तो 14 पे आता है, ठीक है। फिर आता है 2 3 5 9, तो आप देखेंगे ये जो संख्या जो है ना ये सारी प्राइम फैक्टर हैं, मतलब प्राइम नंबर हैं, तो ये इसका मतलब प्राइम नंबर हैं। तो अगला प्राइम नंबर क्या हो, 2 3 5 के बाद क्या आता है 7, तो के 7 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है, विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है, ये दोनों गलत हैं, क्योंकि कहीं नहीं ऐसा लिखा है कि विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है या बल्लेबाजी करता है, दोनों गलत हैं। तो इसका निष्कर्ष आपका क्या होगा, ना तो ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, हमें ये क्वेश्चन दिया गया, एक मिनट ऑप्शन चेक कर रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन लिखिए क्या है, मे भी रॉन्ग हो सकते हैं, इनटू प्लस इज इक्वल टू, दूसरा ऑप्शन इसका है माइनस डिवाइड बाई इज इक्वल टू, प्लस इंटू इज इक्वल टू, माइनस इंटू इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो क्या है, देखो 17 का गुणा अगर मैं 5 में करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद प्लस और 12 करेंगे बराबर 10 तो हो ही नहीं पाएगा, तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि बाद में सब बराबर लगे हुए हैं, इज इक्वल टू का लगा है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 70 में से 5 गया तो कितना हो गया, लेकिन ये फिर डिवाइड में जाएंगे तो ये फिर नहीं होगा, तो दूसरा भी नहीं होगा, ओके। तीसरा ऑप्शन करेंगे तो 12 पंजे 60 और 70, तो ये भी नहीं हो रहा। चौथा ऑप्शन देख रहे हैं कि चौथा ही है, वो क्या है 12 माइनस 5 गुणा, सॉरी 70 माइनस 5 गुणा 12 इज इक्वल टू 10, तो 12 पंजे 60, तो 70 में से 60 गया कितना हो गया 10, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है हमसे, स्टेटमेंट हम दिया है, क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तर्क कहता है हाँ, प्लास्टिक की थैलियों का जैव निम्नीकरण होने में बहुत समय लग जाता है, यह सही है कि वो गलती नहीं है से आज, ठीक है। दूसरा कहें नहीं, अन्य देशों ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया। भाई अन्य देशों तो हमें क्या मतलब है, अपनी हम अपनी बनाएंगे ना, जो भी रूल्स हैं दूसरों पे क्या डिपेंड है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है हमसे, हमें दिया गया है, इसके ऑप्शन लिखिए, प्लस माइनस कुछ ठीक हो सकते हैं कुछ गड़बड़ी हो सकते हैं। दूसरा है प्लस गुणा गुणा प्लस, तीसरा है प्लस मल्टीपल डिवाइड बाई माइनस इनटू प्लस माइनस डिवाइड बाई। अब देखिए, और ये जो नंबर लिखा है वो भी थोड़ा गड़बड़ है, क्या है ऐसे लिखा हुआ है 9 2 इज इक्वल टू 93। अब ये क्वेश्चन है, अब सॉल्व कीजिए आप। तो हम देखा अगर पहला ऑप्शन हम रख रहे हैं तो क्या कह रहा है हमसे, अगर बटे में 2 आ गया तो 45 19 माइनस का 2, और ये बहुत बड़ा हो रहा है तो पहला तो नहीं हो रहा, क्योंकि देखो कैसे क्या है, अगर पहले में क्या है, अगर यहाँ पे गुणा होगा तो ये गुणा ही हो जाएगा, जानना है बहुत, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर इसमें गुणा कर रहे हैं तो 10 90, चेक करते देखो 10 गुणा 90 किया तो 90 हो गया। उसके बाद माइनस प्लस का 2 किया तो प्लस का 2 का ये 92 हो गया। भाई ये क्या है कि 90 गुणा 3 अपॉन में 2 आया तो 245 थी, तो ये जाना हो गया, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी चेक करते फटाफट, तो हमने देखा इसमें क्या है 10 प्लस का गुणा आ गया, 9 दूनी 18 है। भाई यहाँ भी इसमें गुणा कर रहे हो फ्री जाना हो रहा, तो ये फिर नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, हमें हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइड चाहिए होगा, तो 10 प्लस 9 गुणा 2, तो 90 भाग दे रहे कितने का 3 का, और माइनस का 2, तो ये कितना हो गया 9 दूनी 18 और 10 कितना हो गया 28। भाई अगर इसको मैं काट रहा हूँ तो
3 से काटा तो ये 30, 30 माइनस 2 कितना हो गया 28, 28। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया, क्योंकि 28 इक्वल टू 28 हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज मंगलवार है तो 67 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो हम और डे निकालेंगे 67 दिनों बाद। अगर आज मंगलवार है मतलब ट्यूसडे है आज, तो 67 दिन में और डे कितने आएंगे? तो 7 से हमने काटा, 7 में 63, बचा कितना 4, 1 2 3 4। तो आज मंगलवार है तो कल बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, फिर शनिवार। तो आपका आंसर क्या होगा? शनिवार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कुछ अक्षर शब्द हैं, सभी शब्द संख्याएं हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या निकालना है? कुछ अक्षर संख्याएं हैं। पहले देखो नेगेटिव बनेगा नहीं, क्योंकि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उससे नेगेटिव कभी नहीं बनेगा। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी नेगेटिव नहीं बनेगा। नेगेटिव बनने के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये तो बनेगा नहीं। पहला क्या कह रहा है? कुछ अक्षर संख्याएं, कुछ अक्षर संख्याएं हैं। अगर देखो शब्द, सभी शब्द कुछ से मिल जाएंगे तो कुछ अक्षर संख्याएं हो जाएंगी, सही है पहला। तो ऑप्शन नंबर एक आंसर करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे? हमें दिया गया है कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर मैकेनिक हैं, कुछ मैकेनिक मास्टर हैं। तो कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं, कुछ डॉक्टर मैकेनिक हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर मैकेनिक हो सकते हैं, बिल्कुल सभी इंजीनियर से जुड़ जाएंगे 150 से, तो कुछ डॉक्टर मैकेनिक हो सकते हैं। यहाँ से इनका रिलेशन बनना है, तो पहला सही है। कुछ मास्टर इंजीनियर हैं, कुछ मास्टर इंजीनियर हैं, कुछ मास्टर इंजीनियर हैं, तो मैकेनिक जुड़ने के मास्टर इंजीनियर हो नहीं सकते। तो यहाँ भी पहला ही आपका सही है, एक ही सही करता है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है कि वर्ड बनाइए, बनाने चले वर्ड। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो पहला क्या है? 5 पे क्या है? टी, 1 पे क्या है? एस, 4 पे क्या है? ए, 2 पे क्या है? 2 पे ई, 3 पे क्या है? एफ। तो ये कोई वर्ड नहीं बना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे हम। दूसरा क्या है? 2 पे क्या है? ई, 1 पे क्या है? एस, 3 पे क्या है? एफ, 5 पे क्या है? टी, 4 पे क्या है? ए। फिर कोई वर्ड नहीं बन पाया। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। 3 पे क्या है? 3 पे है क्या? एफ। 2 पे क्या है? 2 पे है ई, 4 पे क्या है? 4 पे ए, 1 पे क्या है? एस, और 5 पे क्या है? टी। हाँ ये बन गया। फिश फीस्ट होता है, दावत वगैरह होती है, उसे बोलते हैं। मतलब जहाँ बहुत से लोग खाद्य पदार्थ के साथ पानी यानी मतलब पूरा जो है प्रक्रिया खाना पीना है, वही उसे बोलते हैं फीस्ट। तो ये बन गया आपका वर्ड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बैल को अगर 13 लिखा जाए तो लीन को क्या लिखेंगे? तो बैल। फटाफट इनके हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में किस सीरीज में नंबर आते हैं। डब्ल्यू होता है 23 पे, ई होता है 5 पे, एल 12 पे, और एल 12। तो 12 12 24, और 23 और 5 कितने हो गए? 28। तो 28 और 24 हो कितने गए? 28 और 24 हो गए 52। ओके, 28 24 52 है, लेकिन हमें 13 बनाना। तो मैं देखता हूँ ये संख्या 4 हैं, तो मैं अगर 4 से डिवाइड करूँगा 13 बन रहा है, बन तो रहा है। ऐसे ही मैं लीन का चेक करूँगा तो क्या है? LEAN। एल है 12 पे, ई है 5 पे, 1 है 1 पे, एन है 14 पे। 14 15 5 20, 20 और 12 कितना हो गया? 32। तो ये संख्या कितनी है? 4 अंक हैं, 4 से मैंने काटा, 4 8 32। तो 8 ऑप्शन है, ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन तक पहुँच सके, वो भी पढ़ें, आप भी अच्छे से पढ़ें। और टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए तैयारी में अब सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के अपनी तैयारी में लग जाएँ, ताकि सही समय पे जॉब लगे और हम आगे की अपनी लाइफ जिए अच्छे से। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। चलिए, नमस्कार, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।